चलिए, तो आज हम लोग पहले ये जो जन राष्ट्रवाद पढ़े थे यहाँ तक, इसको पहले 2-3 लाइन जो लिखना है वो लिख लेते हैं। तो हेडिंग दीजिए जन राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले डैश दीजिए, मेंस का ही ये पॉइंट मिलेगा आपको। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष के जन आंदोलन में बदलने का कारण पहला, प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन। दूसरा, विश्व युद्ध के कारण ब्रिटिश भारत सरकार के द्वारा रक्षा व्यय में बढ़ोतरी। जरूरी कीमतों की चीजों में भारी उछाल। जरूरी वस्तुओं के कीमतों में या जरूरी कीमतों की चीजों में भारी उछाल। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी। भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग। अनेक सिपाहियों को दूसरे देश के, यहाँ पे लिखा है ये देखिए, बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देश में युद्ध के मोर्चे पर भेजा जाना। अगला, युद्ध के कारण सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डालना। – 1917 की रूसी क्रांति।
कितना कारण था जिससे ये जन आंदोलन में तब्दील होने लगे। अब पढ़ते हैं महात्मा गांधी का आगमन। तो देखिए क्या कहता है। इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। मतलब गांधी जी 46 ईयर में भारत लौटे और भारत के अगर देखा जाए राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व 48 साल में किया। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि समझिएगा कि राजनीतिक रूप से एकदम परिपक्व व्यक्ति जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने जाएगा। 48 साल का आदमी है, 21 साल का नहीं है कि युवराज सिंह के पीछे दौड़ जाएगा। उसको अपना बुद्धि है कि क्या करना है। एक आंदोलन ऑलरेडी चला चुका है दक्षिण अफ्रीका में, तो उसको आंदोलन चलाने का अनुभव भी है। अब देखिए, नाटाल कांग्रेस के संस्थापक डरबन इस चित्र में दिया हुआ है। दक्षिण अफ्रीका 1895। घटना क्या था? तो 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नाटाल कांग्रेस का गठन किया है। ये जो बीच वाले हैं ये हैं गांधी जी, यहाँ खड़ा जो है पीछे, ठीक है। अब इसका नाम नाटाल कांग्रेस क्यों पड़ा? तो एक बार वर्ल्ड का मैप निकालिए। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, देखिए तो कहीं दिख रहा है नाटाल? नहीं दिख रहा है। ये ऐसे करके खोजिए, पहले बढ़िया से खोज लीजिए फिर हम बताते हैं। नहीं दिखेगा ना? अभी क्या पढ़े? नाटाल प्रांत। आप शहर खोज रहे हैं, कैसे मिलेगा? अभी आपको गुजरात बोले खोज रहे हैं, आप शहर खोजिए कैसे मिलेगा? समझ गए? तो दक्षिण अफ्रीका में जो नीचे देख रहे हैं, ये आपके मैप में जहां साउथ अफ्रीका लिखा है उसका पश्चिम वाला भाग, ठीक ना, ये इसी को कहते हैं नाटाल प्रांत। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से उन्हें, ये देख लीजिए ये नक्शा, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल, उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय, व्यापारी, वकील, मजदूर, सब तरह के भारतीय लोगों से मिलने जुलने का मौका मिला। महात्मा गांधी ने पहले पूरे साल भारत का दौरा किया। मतलब ये कि कोई भी आंदोलन आप खड़ा करना चाहते हैं तो पहले आप जिसके लिए खड़ा करना चाहते हैं उनको समझना पड़ेगा कि क्या वो आपकी बात से आकर्षित होंगे कि समाज क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, सब कुछ समझना होता है। तो यहाँ पर एक कहानी बताते हैं। गांधी जी को पूरे भारत घूमना था। अंग्रेज को जहां पता चल जाता कि ये नाटाल वाला आदमी आया है, ये कुछ गड़बड़ करेगा, तो इनको क्या करता है, पहले ही जो है रोक देता, कहीं जाने नहीं देता। तो ये एक तरह का चोला वो है कि हम अंग्रेज समर्थक हैं। इस समय चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो अंग्रेज को ये समझाए कि हम घूम घूम करके लोगों को कहेंगे कि तुम फर्स्ट वर्ल्ड वार में सेना में शामिल हो जाओ, अंग्रेजी सेना में। तो अंग्रेज तो खुश हो गया। अभी ना तो यहाँ ये चंपारण शुरू किए हैं, कोई आंदोलन अभी नहीं किए हैं, तो अंग्रेजों को लगेगा अरे ये तो मेरा समर्थक है, जाने दो जहां भी जाना चाहता है। लेकिन हकीकत में मान लीजिए वो दिखाने के लिए दिन में कह भी दें कि सब लोग भर्ती हो जाओ, लेकिन रात में जब कोई गांव में मीटिंग करेंगे उसमें तो असली बात करेंगे। तो क्या हुआ कि भारत को घूमने में अंग्रेज इनके लिए रोक टोक नहीं खड़ा करे, इसके लिए ये बोले कि हम सबको समझाएंगे कि तुम फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेज सेना में भर्ती हो गए।
इसीलिए इनको इनका विरोधी कहने लगा भर्ती करने वाला सार्जेंट। सार्जेंट जो है एक पोस्ट हुआ, पीएसआई के बराबर होता है। सार्जेंट वो होता है जब आप कहीं पुलिस लाइन में, जो पुलिस लाइन है अहमदाबाद का, वहां जाएंगे तो वो पूरा पुलिस लाइन का जो हेड होगा उसको कहते हैं सार्जेंट। तो भर्ती करने वाला सार्जेंट वो बर्दाश्त कर लिए, लेकिन उनको पता था कि हम जिस काम के लिए निकले हैं उसमें ई वाला रास्ता बड़ा अच्छा है, अंग्रेज हमको कहीं नहीं रोकेगा, इसलिए उन्होंने इस काम को शुरू किया। महात्मा गांधी ने पूरे साल दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोग, उनकी जरूरत और हालात को समझने में लगे थे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में, देखिए अब शुरू आ गया। देखिए लाइन जो है ना, ऐसे याद रखना है, पहले चंपारण, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद, ठीक है, कि स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए। ये क्या था? तो चंपारण में एक प्रथा था, अंग्रेज लेके आया था, उसका नाम था 3 कठिया प्रथा। 20 कट्ठा पे 1 बीघा होता है और 700 स्क्वायर, सात हमारे यहाँ, ये जहां चंपारण की बात है, 720 स्क्वायर फीट का 1 कट्ठा होता है। तो 720 स्क्वायर फीट का 1 कट्ठा, ऐसा 20 कट्ठा का 1 बीघा। अब कोई कहे 10 बीघा खेत है तो समझ लेना। तो 3 कठिया यानी 20 कट्ठा पे, अगर आपको 20 कट्ठा जमीन है, यानी 1 बीघा अगर आपको जमीन है, तो उसमें से 3 कट्ठा जमीन पे आपको जबरदस्ती इंडिगो का खेती करना होगा, गड़ी का खेती करना होगा, नील का। नील क्या करता था वो तो पिछले ही चैप्टर में सब पढ़ चुके हैं, कितना खराब हालत था। तो किसान परेशान थे। तो राजकुमार शुक्ला नाम करके पश्चिम चंपारण का एक जमींदार, इसमें कौन पीड़ित होगा? जिसको जितना 20 कट्ठा जमीन होगा, क्योंकि हर 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा, इसीलिए नाम पड़ा 3 कठिया। तो राजकुमार शुक्ला जमींदार था, कौन वाला? तो 20 गुना 2000 कट्ठा, मतलब 2000 बीघा जमीन उसके पास था। तो वो तो 2000 गुना 3 कट्ठा नील का खेती करता होगा, उतना समस्या झेल रहा होगा। तो गांधी जी लखनऊ गए। लखनऊ किस लिए गए थे? तो एक कांग्रेस का सम्मेलन, 15 में आए हैं, तो 16 में एक बार गए। तो राजकुमार शुक्ला को पता था कि ये आदमी नाटाल में जो है अंग्रेज से लड़ा था और अहिंसक तरीके से लड़ा था। तो राजकुमार शुक्ला इनके पास गए, बोले कि आप चंपारण आइए और इस आंदोलन का नेतृत्व संभालिए। तो गांधी जी अभी भारत को समझना चाह रहे थे, तो मना कर, कहा जाता है दिसंबर महीना में वो सम्मेलन हुआ था। फिर गांधी जी अपना गेस्ट हाउस में जाके सो गए। सुबह उठे तो राजकुमार शुक्ला एक बोरा बिछा के उनके कमरे के बाहर रात भर सोया हुआ था। तो गांधी जी अगर पैर रखना चाहते तो काली माता जी हो जाते, भोला बाबा सोए हुए थे। तो गांधी जी जैसे ही देखे तो बोले क्या कि अरे ये तो हमको ब्रह्म हत्या लिख देगा। गांधी जी हिंदू धर्म को मानते थे, तो राजकुमार शुक्ला ब्राह्मण। सो अब हम चलेंगे। तो उसके उस हठ धर्मिता पे गांधी जी पहला आंदोलन का नेतृत्व किए और उस आंदोलन में बिहार में उनको रिसीव करने के लिए जो लोग खड़े थे, लोकल नेता चाहिए हमेशा। हम ही कल अगर सूरत जा रहे हैं तो सूरत में जो भी करना है आम आदमी पार्टी के विरुद्ध में, तो क्या करना पड़ेगा? वहाँ के लोकल हमको लोकतांत्रिक आवाज के लोगों को खड़ा किए हैं। जिस वार्ड में, जिस सोसाइटी में घुस के दिखाना है कि काम नहीं हुआ है, तो उस सोसाइटी के आदमी के साथ लेना पड़ेगा। तक वहाँ राजेंद्र बाबू को साथ में लेना होगा, बिहार के हैं। वहाँ श्री कृष्ण सिन्हा को साथ में लेना होगा, वहाँ श्री अनुग्रह नारायण सिंह को साथ में लेना होगा। तो वो लोग इनके साथ लड़े थे। और हमेशा ध्यान रखना है, राजनीतिक लड़ाई में जो मैदान पे उतरेगा उसी को लाभ होगा। ये 3 आदमी गांधी जी के साथ लड़ने गए थे।
अब बाकी हमारे बाबा लोग गोली खाने के डर से नहीं गए, तो हम लोग कॉमन परिवार से रह गए। राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति हुए, श्री कृष्ण सिन्हा बिहार का पहला मुख्यमंत्री, लड़े तो मुख्यमंत्री बने, और श्री अनुग्रह नारायण सिंह बिहार का पहला गृह मंत्री। तो क्या देख रहे हैं कि जो लड़ा उसको मिला, और जो नहीं लड़ा वो अपना खेत में गेहूं चावल बचाते रह गया। तो हमेशा ध्यान रखना है कि राजनीतिक लड़ाई में जो जमीन पर उतरेगा उसको ही लाभ मिलेगा। तो यही हुआ इसका खेला। क्या हुआ था? फसल बर्बाद हो गया। तो सरकार कहा कि आपका फसल बर्बाद हो या नहीं हो, हमको तो टैक्स से मतलब, जो हम टैक्स रखे हैं देना पड़ेगा। इसमें गांधी जी कांग्रेस का साथ नहीं लिए थे, उनकी अपनी एक संस्था थी सत्याग्रह सभा, उसका साथ लिए, और वहीं पे गांधी जी को भारत के बेस्ट आदमी से मुलाकात हुई, सरदार पटेल, जो उसी आंदोलन में गांधी जी के साथ जुड़े। तो सरदार पटेल गांधी जी से इतना प्रभावित हो गए कि आप क्या देखें, आजीवन कभी भी सरदार पटेल गांधी जी के विरुद्ध में एक शब्द नहीं बोले। प्रधानमंत्री के कुर्सी पर 50 में से 49 वोट मिलने के बावजूद, मतलब जब अंतरिम सरकार बनने की बारी आई तो कांग्रेस के तरफ से कौन बनेगा प्रधानमंत्री? तो कांग्रेस पार्टी में वोट हुआ, तो वर्किंग कमेटी के लोग वोट देंगे, तो नेहरू और पटेल में से सिलेक्शन की बारी आई। तो 50 लोग कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मेंबर थे, उसमें से 49 आदमी का वोट पटेल साहब को मिला, एक आदमी का ही वोट खाली नेहरू को मिला, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू जी बना। तो हुआ क्या, जैसे ही वोट मिला सब डिक्लेयर हो गया कि भाई 49 वोट पटेल साहब को मिला। तो पटेल साहब जो है वो उठे, बोले हम 5 मिनट मांगते हैं। तो गांधी जी के पास गए। अब उन दोनों में क्या गप हुआ वो तो हमेशा जानते हैं, बिंबिसार भगवान बुद्ध में क्या गप हुआ कोई नहीं जानता है। अब उन दोनों में क्या गप हुआ वो बाहर निकले, आकर के बोले कि हमको बहुत खुशी हुआ कि आप लोग हमको अपना नेता मानते। तो अब जब आप हमको अपना नेता मान लिए तो फिर जो मेरा निर्णय वो आप सबका निर्णय, क्योंकि हम ही आपके नेता हो गए। तो सब बोला हाँ। तो कहा हम अपना वोट नेहरू को देते हैं। तो आप सबका वोट अब नेहरू का ही हो गया, तो इसलिए वो जो है अंतरिम प्रधानमंत्री बने। तो क्या देख रहे हैं, अब उसमें कुछ लोग कयास ये लगाता है अंदाज कि शायद गांधी को ऐसा लगा कि पटेल साहब उम्र में काफी बड़े थे नेहरू से, तो उनको लगा कि आजादी के बाद देश को लंबा समय तक जो है एक ऐसा पीएम मिले कि जो अगर कुछ प्लान करे तो वही उसको इम्प्लीमेंट करते जाए तो विकास होगा। तो नेहरू उस समय 47-48 साल का आदमी, पटेल साहब 55-60 साल का आदमी। तो शायद लोगों का एक ऐसा लगता है कि गांधी यही समझाए होंगे पटेल साहब को कि इसलिए हम चाहते हैं कि उसको बना दें। और हुआ भी वही कि पहला चुनाव भी नहीं लड़ पाए पटेल साहब, मृत्यु हो गई उनकी 1950-51 में। तो इसका मतलब ये है कि वो वार्तालाप में इससे जोड़ा जाता है कड़ी कि हो सकता है कि गांधी जी इसीलिए कहे हों कि हम तो पहले नहीं रहेंगे, 1948 में हमको गोली मारेगा कोई। आप जो है उम्र दराज आदमी है, तो ये नए आदमी को बनाने तो देखते हैं कैसा करता है। ये था खेला सत्याग्रह। क्या हुआ, अंग्रेज कहा कि जो लोग टैक्स दे सकता है वो दे, और जो नहीं देगा उसको हम कुछ नहीं करेंगे। अब आइए अहमदाबाद। तो यहाँ पर जितना देख रहे हैं कॉटन मिल है सरसपुर और गोमतीपुर, तो वहां पर मालिक जो मिल का मजदूर था उसको तनख्वाह ठीक से नहीं दे रहा है। तनख्वाह देने का मतलब बढ़ाना चाहिए, बढ़ाओ, नहीं बढ़ा रहा। तो मजदूर लोग गांधी जी के पास गए, तो गांधी जी उनका भी नेतृत्व और नेतृत्व करके मिल मालिक के साथ बात करके बोले कि 33% तुमको वेतन बढ़ाना पड़ेगा। और अहमदाबाद मिल के सभी मालिकों ने इस बात को मान लिया। जरा इस 3 आंदोलन के बाद सोचिएगा कि गांधी जी कितने ज्यादा लोगों के बीच में लोकप्रिय हो गए होंगे। 2 आंदोलन खेड़ूतों का, खेड़ा नामे है खेड़ा, तो खेड़ूत याद करने का तरीका कि खेड़ा आंदोलन किसका था, तो खेड़ूत का। और दूसरा चंपारण। उस समय देश की 90% आबादी खेती करती थी,
तो अगर ये दो आंदोलन सफल हुआ तो गांधी का आधार अचानक से 90% आबादी में बढ़ा। अहमदाबाद मिल यानी मजदूर के लिए लड़े थे, तो मजदूरों के जो है उसमें गया। मिल मालिक के साथ गांधी जी झगड़ा तो किए नहीं। इसका मतलब है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में गप हुआ था, तब भी वो 33% माना, तो मालिक भी उनके साथ है। कल को चंदा चाहिए कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए तो वो भी मिलेगा। इतना समझना है इस आंदोलन के पीछे। चलिए अब आगे देखें। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। देखिए वही हुआ 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। अब कहता है कि वो जो 3 छोटे छोटे आंदोलन थे लेकिन उसने गांधी को लोकप्रिय कर दिया, वो आप पढ़ लीजिए। अब हम 1919 से 1922 के बीच जो गांधी के आंदोलन थे या जनता के जो आंदोलन थे उसको पढ़ेंगे, और जनता नहीं कहेंगे, यहाँ महात्मा गांधी का आगमन आ गया तो यानी गांधी का आंदोलन पढ़ेंगे। तो पहले इतना लिखते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। लिखिए महात्मा गांधी का आगमन। महात्मा गांधी 46 वर्ष की अवस्था में 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। फिर देखिए दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी पाबंदियों के विरुद्ध महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था। फिर लिखिए ये वाला 1895 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में नाटाल कांग्रेस, 1895 ईस्वी में, ये यहाँ जो लिखा है चित्र 6 के नीचे, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में नाटाल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूरों की समस्या पर सफलतापूर्वक आंदोलन चलाया। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। फिर 1918 में उन्होंने अहमदाबाद मिल के मजदूरों के समर्थन में आंदोलन चलाया।
ये एकदम मेन चैप्टर है मॉडर्न इंडिया का, गांधी युग 1919 से 1947। कोई भी प्रीलिम्स का पेपर निकाल के देख लीजिए, 3-4 प्रश्न खाली अकेला इसमें से आता है, ठीक है ना। तो इसको बढ़िया समझ में। अब आइए रोलेट सत्याग्रह क्या है, इसको समझें। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। शब्द पकड़िएगा, गांधी जी ने अभी असहयोग का आंदोलन नहीं चलाया, गांधी जी सत्याग्रह किए। गांधी जी अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं चलाए हैं, सिविल डिसोबीडियंस। इस मुद्दे पे क्या चलाने जा रहे हैं? सत्याग्रह। गांधी के आंदोलनों को जरा स्टेट वाइज देखिए। सत्याग्रह क्यों चलाए इस समय? तो सत्याग्रह में 2 शब्द है, सत्य प्लस आग्रह। यानी अभी भारत की जनता इतनी अवेयर है कि नहीं 1918-19 में, ये गांधी को नहीं मालूम। अगर कहीं गांधी जी सविनय अवज्ञा के नाम पे इस समय दांडी पुल पार करने का प्रयास करते, आदमी पीछे 10 गो होता तब, क्योंकि अभी जनता अवेयर है कि नहीं क्या मालूम। इसलिए आग्रह करना है सत्य के साथ। किससे? वायसराय से। उसको चिट्ठी लिखना कि ये जो है रोलेट कानून वापस कर दीजिए। इसका नाम ये लोग, भारतीय लोग, काला कानून रखा है। रोलेट जो हुआ, सर सिडनी रोलेट, वो वहां का ब्रिटेन का एक जज था। उसके अध्यक्षता में ये कमिटी बनाया गया। तो जो हेड होगा उसके नाम पर हम कमिटी कह देते हैं। लेकिन उस कमिटी के रिपोर्ट पर पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया, इसीलिए उसका नाम पड़ गया एक्ट। तो कैसे समझेंगे? सर सिडनी रोलेट नामक एक जज की अध्यक्षता में पहले कमिटी बना, उसने भारत के बारे में जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट को संसद में पेश करके पास करवाए, तो वो बन गया एक्ट। इसीलिए हम उसका नाम दिए रोलेट एक्ट। अब रोलेट एक्ट में था क्या? इसका नाम दिया गया काला कानून। क्यों? तो स्लोगन था, ना अपील, ना वकील, ना दलील। माने अगर पुलिस आपको पकड़ लिया ये कह के कि नहीं तुम हथियार रखे हो, तो ना तो तुम आप कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं, ना ही कोर्ट आपको अपने बचाव में वकील रखने का मौका देगा। ना अपील, ना वकील, और ना ही कोर्ट आपकी कोई दलील सुनेगा। 2 साल के लिए पहले जेल में जाकर बंद हो जाएगा। 2 साल बाद इधर चेहरा दिखाना है कि अब बोलिए आपका क्या करें। तो कितना कड़ा कानून था। तो उस कानून के विरोध में गांधी जी क्या लेके आए? सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। बोले अंग्रेज को कि ये जो है इसमें असत्यता क्या क्या है ये सुनिए। कि आप किसी आदमी को 2 साल तक जेल में कैसे बंद रख सकते हैं? तो सरकार से आग्रह करना है, अगर आप ये कानून वापस नहीं लीजिएगा तो हम हड़ताल करेंगे। अभी गांधी हड़ताल करने की बात कर रहा है। घर से बाहर निकालना लोगों को ज्यादा कठिन होता है, घर के अंदर बंद करना थोड़ा आसान। अभी अगर कल कह दे कि गुजरात बंद, खुश हो जाइएगा, अरे कहीं नहीं जाना है, घर में पड़े रहे। आप नहीं, आप अपने पापा से पूछिए जो ड्यूटी पे जिनको जाना, कहेंगे नहीं मजा आ गया, अब आ जाओ, ऑफिस नहीं जाना। तो हड़ताल तो आदमी खोजता है कि मिले, ताकि हम कह दें कि भाई नहीं जाना। तो गांधी पहला स्टेप यही उठा के चेक करना चाह रहे थे कि हड़ताल भी लोग करने के लिए अभी तैयार है कि नहीं, समझा है कि नहीं कि हड़ताल है क्या। इसलिए गांधी ने पहला क्या किया? सत्याग्रह। कि हड़ताल का हो गया गड़बड़। गड़बड़ क्या हो गया कि गांधी जी को पलवल एक जगह है हरियाणा में, कंफ्यूज नहीं होना है, अगर देखने की इच्छा हो तो बड़ौदा में जाकर ट्रेन पकड़ लेना है, जिसको दिल्ली जो ट्रेन दिल्ली जाए। तो जैसे ही मथुरा से दिल्ली की ओर आगे बढ़िएगा, वहीं बीच में स्टेशन आएगा पलवल। गांधी जी को वहीं गिरफ्तार कर दिया गया।
अभी उस स्टेशन को मोदी जो बनाया है, कहा कि इसको एक क्या कहते हैं उसको, स्मारक के रूप में हम इस स्टेशन को डेवलप करेंगे। तो गांधी जी को जैसे ट्रेन से उतरते हुए पकड़ा पुलिस, वो सब पूरा चित्रित किया चारों तरफ उसमें तप्पल वाले। तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। अब पंजाब में ये तो सत्याग्रह किए हैं, हड़ताल। तो पंजाब में 2 आदमी, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, रामनवमी का दिन था, झंडा लेकर के एक जुलूस निकाला रॉलेट एक्ट के विरोध में। दोनों को पुलिस पकड़ लिया। तो उस दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में जालियांवाला बाग एक जगह है, कोई बाग बगीचा नहीं, एक वहां जाकर अमरूद नारंगी तोड़ना है। एक खाली जगह था अमृतसर के बगल में, किसी का प्लॉट, जल्दी उस व्यक्ति का नाम था, इसीलिए हम बोले जालिया। उसके चारों ओर जब मकान बन गया ना, तो वो एक ही जगह बचा। अब घुसने का एक के रास्ता, क्योंकि चौतरफा मकान बन गया है। तो लोगों को लगा कि वहीं कुछ सभा करेंगे, वो एक को नाम पड़ा हुआ है। तो जल्दी के उस प्राइवेट जमीन पर लोग इकट्ठा हुए, यही जो फोटो देख रहे हैं। और उसमें सरकार के विरुद्ध केवल शांतिपूर्वक बात चल रहा था, लोग कविता पढ़ रहे थे। अंतिम जो आदमी कविता पढ़ रहा था, उस कविता का नाम था फरियाद, सरकार से फरियाद कर रहा है। इतने में जनरल डायर आया, कहा यही नेक रास्ता है, जाएगा कैसे, लगाओ इसी में सब सिपाही को, और खड़ा करके 303 लगा दिया राइफल, और 10 मिनट तक कहा गोली चलाते रहे। तो गोली से तो लोग मरा ही मरा, वहां एक कुआं था, तो कोई एक को लगा कि हम कूद जाएंगे इसमें तो बच जाएंगे। तो उसका देखा देखी सब आदमी कूदने लगा, तो 200-250 आदमी तो उसमें मर गए। तो सरकार रिपोर्ट दिया था कि 315 लोग मरा है, सरकार तो कम में रिपोर्ट देगा। तो ये घटना हो गया जालियांवाला बाग। गांधी जी को समझ में आ गया कि सत्याग्रह हिट हो गया, लोग घर में भी बंद हुए, बाहर भी निकले। तब गांधी जी कहेंगे अब अगला स्टेप असहयोग। अब सत्य के साथ नहीं जाना है, अब अंग्रेज को सहयोग नहीं करना है, नॉन कोऑपरेशन। क्या नहीं करना है? सहयोग। तो अब आज जो तोमर सर अभी फील किए, विद्यार्थी नहीं आया, तो जो भारतीय विद्यार्थी था वो इस अंग्रेज के क्लास में नहीं आया, पढ़ाएगा किसको? तो कहा जो विद्यार्थी है वो स्कूल जाना बंद कर दे। इसीलिए सरकार कहता है कि कोई बात नहीं है, हम इग्नो और ये सब खोल के रखेंगे, नहीं आओगे तो उसमें पढ़ना। तो क्या देखे, स्कूल छोड़ दिया विद्यार्थी, प्रिंसिपल या टीचर पढ़ाएगा किसको? गांधी जी बोले कि वकील का संख्या ज्यादा है, जज का संख्या कम है, वकील नहीं जाएगा। असहयोग। देख रहे हैं ना, जज किससे केस लड़ पाएगा? गांधी जी कहे कि विधानसभा में वायसराय तो एक गुण है, बाकी तो हम ही लोग हैं ना, नहीं जाएंगे, विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन तीनों चीज याद करिए, गांधी जी कभी बोले कि पीएसआई नौकरी छोड़ दो? वो उस समय भी नहीं छोड़ता है। आजादी में देशभक्ति आज लग रहा है, उस वक्त वो आदमी हो जाए, और वो भी सोच रहा होगा कि बड़ा बिल्डिंग बना लेंगे भ्रष्टाचार से। जहां बैक होने का चांस था ना, कि जैसे आज स्कूल में विद्यार्थी नहीं आया तो 4 दिन बाद आएगा, तो उसको थोड़े मास्टर भगा देगा। वकील जो है 5 दिन केस नहीं लड़ेगा, 6ठा दिन फिर जाएगा, तो उसके कायदा में थोड़े लिखा है कि आप नहीं, मतलब कि 6ठा केस नहीं देंगे आपको। विधानसभा से जो इस्तीफा इस मुद्दे पर देके चला जाएगा, उसको दोबारा जनता डबल वोट से जिता के भेजेगा। तो गांधी जी उनको ही कहा असहयोग में कि आप असहयोग करिए, जो फिर से दोबारा उस जगह पर जा सकते थे। अब बाद में बोले एक सरकारी नौकरी वाला जिसको देशभक्ति है आ जाओ, ये था असहयोग। तो सत्याग्रह के बाद असहयोग क्लियर हो गया। अब असहयोग के बाद सविनय अवज्ञा।
सिविल डिसोबीडियंट। असहयोग में डिसोबीडियंट नहीं बनना है, उदंड नहीं बनना है, अब उदंड बनना है, क्योंकि अब जनता और जागरूक हो गई। और गांधी का प्रभाव भी जनता में बढ़ गया। 1915 का गांधी और 1932 का गांधी। तो बोले कि कानून नहीं मानना है तो जाके नमक कानून तोड़ देना है। देख रहे हैं, ये था सविनय अवज्ञा। लेकिन डिसोबीडियंट का मतलब भी नहीं है कि बर्तन तोड़ दीजिए घर का। डिसोबीडियंट का मतलब है कि पापा मांगे पानी तो कहिए नहीं पिलाएंगे, ये हुआ डिसोबीडियंट। अभी थोड़े उठा के बर्तने पटक दीजिए, यानी गोली नहीं चलाना है, हिंसा नहीं करना है, अहिंसक तरीके से डिसोबीडियंट बनना है। और जब पूरा भारत क्या कहते हैं, जब एकदम जग गया और सेकंड वर्ल्ड वॉर में गांधी देख लिए कि अब अंग्रेज कमजोर होगा, तो बोले करो या मरो, डू और डाई। यहाँ डू का मतलब कभी नहीं बोले गांधी जी कि अहिंसक डू, कुछ भी करो, पटरी उखाड़ दो, जो उखाड़ा, चित्तू पांडे का सरकार बना लो, वो भी चलेगा, लेकिन अब कुछ तो करो। ये है गांधी के आंदोलनों का इंपॉर्टेंस। जिसको ये समझ में आ गया उसको गांधी का सब दर्शन समझ में आ जाएगा कि क्यों सारे लोग 30 मार खां होते हुए भी यही चैप्टर में है, बाकी लोग साइड क्यों लग गए। उसका कारण समझ में आ गया कि इनके ही नेतृत्व में सब कुछ करना है, बाकियों को कुछ करने का मौका नहीं था। चलिए अब जरा आगे बढ़े। ये समझ गया रॉलेट सत्याग्रह। 1919 में गांधी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देख रहे हैं ना, याचना करना है, अभी भी झगड़ा नहीं करना है, और हड़तालें की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। यानी रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो पहला संस्था का गांधी जी उपयोग किए थे, उस संस्था का क्या नाम था? सत्याग्रह सभा। रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर पूछा जाए कि गांधी का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल कौन सा था, तो 90% आदमी असहयोग आंदोलन में टिक मार देगा, रोलेट एक्ट के विरोध में। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़ताल का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जालियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस ले ली। एक तरह से समझना है, आज के हिसाब से पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अभी भारत सरकार देती है, तो ब्रिटेन की महारानी विशिष्ट कामों के लिए ये एक प्रकार का उपाधि हुआ, ठीक है ना, खिताबा। उसका नाम था नाइटहुड। तो उतना बड़ा खिताब लौटा दिया। जैसे आज कोई अगर कहे कि हम पद्म विभूषण लौटा देते हैं, कितना बड़ा बात है, उसको तुरंत एक नया नाम दे देंगे, जो अभी गोदी मीडिया देता है। कहा कि ये लोग खिताब लौटाने वाला गैंग। देखिए तो क्या ही गैंग था। सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करने का यह भी एक तरीका है, अगर आप उस लेवल के लोग हैं तो। अब आइए अगला, यही है जलियांवाला बाग, जहां जनरल डायर गोली चलाया।
रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत में रहने वाले सभी लोग यानी हिंदू, मुसलमान और अन्य धर्मों के लोगों का देश है भारत। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। चलिए अब इसको लिखते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। लिख के रोलेट एक्ट। पहला लाइन हमारे तरफ से लिखिएगा। सर सिडनी रोलेट ब्रिटेन में न्यायाधीश थे। फिर 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया। जिसके विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया गया। डैश दे के लिखिए रोलेट एक्ट की विशेषता। गोला कानून एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक, कानून एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक, पुलिस को और अधिक स्वतंत्रता प्रदान किया गया। फिर लिखिए अगला डैश। इस आंदोलन को शुरू करने के लिए गांधी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया। इस आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए गांधी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया। फिर लिखिए डैश। गांधी ने इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को निम्न दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। दो गोला में लिखेंगे। निम्न दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। पहला गोला अहिंसक विरोध दिवस। अहिंसक विरोध दिवस। दूसरा अपमान और याचना दिवस। अपमान व याचना दिवस। फिर लिखिए गांधी का ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पहला अखिल भारतीय आंदोलन रोलेट एक्ट था। रोलेट सत्याग्रह था, एक्ट नहीं, रोलेट सत्याग्रह था। फिर
फिर लिखिए, अप्रैल 1919 में पूरे देश में जुलूस और हड़ताल का आयोजन किया गया। फिर लिखिए, 13 अप्रैल को अमृतसर में जनरल डायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया। जनरल डायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस ले ली। अब देखें हम लोग खिलाफत आंदोलन क्या था और असहयोग आंदोलन क्या। हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, टर्की का जो सुल्तान था, खिलाफत कहां से निकला, उसको मुस्लिम लोग अपना खलीफा मानता और वो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था। तो क्या हुआ कि टर्की का विभाजन कर दिया। उस समय टर्की का मतलब कितना होता था, तो एक पेज निकालिए जिसमें पूरे वर्ल्ड का नक्शा हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ऐसे एशिया अफ्रीका साथ हो तो और बढ़िया आइडिया लगेगा। उस समय टर्की का मतलब था, थोड़ा सा यूरोप में जाके देखिए, ग्रीस दिखाई दिया, तो पूरा ग्रीस ने थोड़ा सा ये लोग आक्रमण करके कब्जा कर लिया था, तो थोड़ा सा ग्रीस, उसके बाद फुल टर्की, ठीक है। टर्की से नीचे देखिए तो सीरिया है लिखा हुआ, वो भी। सीरिया के नीचे देखिए तो लेबनान है लिखा हुआ, वो भी। लेबनान के नीचे देखिए तो क्या लिखा है, पैलेस्टाइन, वो भी। थोड़ा सा आ जाइए अब अफ्रीका तरफ, इजिप्ट, पूरा इतना बड़ा राज्य था टर्की के सुल्तान। तो ये जो देख रहे हैं वहां आज प्रॉब्लम है, वो सब इसी का तो है प्रॉब्लम, ब्रिटेन का। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसको बांट दिया, कहा सीरिया एक अलग देश, लेबनान एक अलग देश। अब फिलिस्तीन वाला बदमाशी करेगा, रुको अभी इजराइल वहां यहूदी बसाते हैं, यहूदियों को ले जाकर बसाने लगा, तो आज वही दोनों आपस में टकरा गया। तो क्या देख रहे हैं आप कि टर्की के सुल्तान, जिसको वो लोग खलीफा मानता था पूरे विश्व का मुस्लिम, उसके राज को बांट दिया और सुल्तान को बंदी बना दिया। उसी के विरोध में भारत में शुरू हो रहा है खिलाफत। अब ये अपने किस काम का है? अरे मुसलमान लड़ रहा है और लड़ रहा है तुर्की खलीफा के खिलाफ, हमको क्या लेना देना। बट गांधी जी पकड़े, बोले कि यार ये 1909 में जो इसको मिला था सेपरेट इलेक्टोरल, पृथक निर्वाचन, जिससे कि मुस्लिम अलग हो गया, हिंदू मुस्लिम एकता खंडित हो गया, अगर अभी हम जाके उसके मंच से खड़े हो जाएं और किसके खिलाफ लड़ना है, हिंदू के खिलाफ तो लड़ना नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं लड़ना है। अगर हम कहते हैं कि नहीं हम भी इस खिलाफत का समर्थन करते हैं, तो कल हम असहयोग करेंगे आंदोलन शुरू, तो हमको मुस्लिम करेगा। इसलिए गांधी का जनाधार बढ़ा था, क्योंकि वो मुस्लिम के मंच पर जाकर के और उस आंदोलन को समर्थन दे दिया।
इस पर इतिहासकार दो भागों में बट गया है। इतिहासकार का एक वर्ग का कहना है कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुआ, गांधी का रेपो बढ़ा, लोगों में सर्वग्राहिता बढ़ी। एक वर्ग इतिहासकार कहता नहीं, इससे मुसलमान का माथा चढ़ गया, कि उनको लगने लगा कि हम कुछ विशिष्ट जरूर हैं, तभी लोग मेरे में आके बार बार समर्थन देता है। यानी यहां से और ज्यादा सांप्रदायिकता का उदय होगा। और गांधी एक तरह से सांप्रदायिकता को साथ दिए, क्योंकि टर्की के खलीफा के खिलाफ आंदोलन था, हमको क्या लेना देना। एक बार भी मुस्लिम क्यों नहीं कह रहा है कि हमको भारत दे दो अलग से। तो दोनों ही पहलू है इसका। तो आज जरा पहले खिलाफत समझें, उसके बाद समझेंगे असहयोग। तो खिलाफत का मुद्दा इसी तरह एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। अब समझ गए होंगे, जितना बड़ा एरिया दिखाए उसको कहा जाता था ऑटोमन किंगडम। ऑटोमन डायनेस्टी का नाम हुआ वंश। इतना बड़ा राज्य है तो राज्य नहीं है, वो एक साम्राज्य है, इसीलिए उसको कहते थे ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है, अब इसी सब के लिए जल्दी से इसको पार करेंगे तब ना समझेंगे। नौमम जैसे आइएगा, अब वर्ल्ड हिस्ट्री चालू होगा, अपने आप ये सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा। उसमें हेडिंग होगा ऑटोमन साम्राज्य, तो उसको पढ़ना होगा। आइए अब देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत में लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण हो। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थी ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, चक्रवर्ती राजगोपालचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। पांचों नाम याद रखिएगा, कहेगा असहयोग के दौरान वकालत कौन छोड़ा था। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। जरा देखेंगे आगे कि ये कौन कौन से विद्रोह थे। तो पहले इसको लिखते हैं, लिखिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। लिखिए 1920 में अंग्रेजों ने टर्की के सुल्तान पर एक सख्त संधि थोप दी। जिसमें ऑटोमन साम्राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों से तुर्की के सुल्तान के अधिकार को समाप्त कर दिया गया।
भारतीय मुसलमान यह चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य के मुख्य स्थानों पर ऑटोमन साम्राज्य के पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। अब लिखिए, मोहम्मद अली और शौकत अली। कभी कभी किताब में ब्रैकेट में लिख लीजिए, इनके लिए शब्द आएगा अली बंधु। अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधु। खिलाफत के विरोध में असहयोग आंदोलन ने, खिलाफत के विरोध में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। फिर लिखिए, असहयोग आंदोलन 1921-22 तक चला। फिर लिखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, चक्रवर्ती राजगोपालचारी और आसफ अली ने वकालत छोड़ दी। अब पहले डैश दीजिए, फिर गोले में लिखिएगा। असहयोग आंदोलन की विशेषता। गोला दीजिए। विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। दूसरा गोला, वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। ये आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विशेषता था। ठीक है, अब देखिए अहिंसा पर गांधी के विचार क्या है, जरा इसको देखिए। अहिंसा से गांधी का क्या आशय था? अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती थी? इस बारे में गांधी जी का क्या कहना है? प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छा किए बिना
लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। बात तो सही है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसका जब आप रिजल्ट सोचेंगे तो ही मन में हिंसा आएगा कि ये वाला कॉपी नहीं देते हैं संजय। अहिंसा हिंसा है, ध्यान रखना है, लेकिन जब आप अपने मन से निर्बल होकर काम कर रहे हैं कि कॉपी ले क्या कर लेगा आदमी, हमारे दिमाग में ये बात अगर है तो हम इसको अपने से भी लिख सकते हैं। तो काम करिए, उसके प्रतिफल की चिंता नहीं करिए, तो आपके मन में हिंसा नहीं आएगा। कहते हैं यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीड़ा के अनंत सिद्धांत को सीख लिया है। इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी नहीं। इसका नाम है अहिंसा, कि जो आपके साथ बुरा किया उसके प्रति भी आपके मन में दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो कल से आम आदमी पार्टी के विरुद्ध कुछ भी करना रोक देते हैं, क्योंकि वो हिंसा है नहीं गांधी जी के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अब कहता है लोगों की पहल करनी। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्ग और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरण पर विचार करें। खेड़ा, गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। नाम आया है न? फिर देखिए आगे। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेरेबंदी की गई। लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन। मैंने आपसे ये कहेगा कि असहयोग आंदोलन की ये तो विशेषता थी, लेकिन अतिरिक्त और क्या क्या किया गया। तो गुजरात वाला लिखेंगे खेड़ा, फिर लिखेंगे ये आंध्र प्रदेश वाला, तमिलनाडु वाला। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रह में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवर को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानून को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांव में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। अब आइए, सिंध में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ताकत दी। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू की। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी भी यही कहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। अब इसको हम लोग लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लोगों की पहल कदमी नहीं लिखेंगे, हम लोग इसी में चल रहे हैं। डैश देके गोले में लिखेंगे। लिखिए, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान उठाए गए अन्य कदम। अदर स्टेप टेकन ड्यूरिंग द खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों के द्वारा उठाए गए अन्य कदम। लिखिए, पहला, गुजरात के खेड़ा में पाटीदारों ने
अंग्रेजों के भारी लगान के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया। तो यही समझाना है कि भाई पाटीदार लोग अहिंसक चलाता है, कि हार्दिक पटेल जैसा हिंसक नहीं करने लगता है। आंदोलन हर कोई करना चाहिए अगर आपके क्या कहते हैं स्वतंत्रता समानता उस पर कुठारा खाते तो, लेकिन हिंसा नहीं करिए, आप अपने अहिंसा के हिसाब से चलाइए। फिर लिखिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब के दुकानों पर घेरेबंदी की गई। फिर लिखिए, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने वन सत्याग्रह किया। वन सत्याग्रह किया। सिंध में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत का समर्थन किया। पंजाब में सिखों के अकाली दल ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। असम में चाय बागान के मजदूरों ने अपने तनख्वाह की वृद्धि की मांग शुरू की। यहां तक इसको लिखना। अब आइए जनता के महागुण क्या कहता है। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी को एक तरह का मसीहा मानते थे। एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबत और गरीबी से छुटकारा दिला सकते हैं। गांधी जी वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। जैसे एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत में यानी उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयां भी की जो गांधीवाद आदर्शों के अनुरूप नहीं थे, मतलब हिंसक आंदोलन चलाए। देखिए ये एक चित्र बनाया गया है, स्वराज मंदिर, ये चित्र बनाया है। भारत माता पीछे बैठी हैं, गांधी जी जो है रथ लेके निकले हैं। देखिए सुभाष बाबू का फोटो है, नेहरू जी फोटो है, और ये जितने उदारवादी नेता थे उन लोगों का फोटो है। कम से कम ये जो है दादा भाई नौरोजी हैं, तुरंत पता चल जाता है। ठीक है, तो अब आइए
वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई। ये क्या था सुनिए। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 के रिपोर्ट का अंश। दूर दराज के गांव में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं है कि वह कौन है या क्या है, फिर भी सबने मान लिया कि वे जो कहते हैं वही सही है और उनका जो आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता है। उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते बल्कि केवल जमींदार का विरोधी मानते हैं। हम गांधी और सरकार के पक्ष में हैं। ये जो है एक सीआईडी रिपोर्ट दे रहा है कि गांधी को उस समय का लोग कैसा मानता है। अब इसमें कहीं भी पीटी का फैक्ट्स नहीं है, ठीक है। तो अब आगे नहीं आज पढ़ाएंगे क्योंकि ये देखिए काफी बड़ा है। 1929 तक को एक साथ जो है जोड़ना है इसमें। तो एक मिनट रुकिए, पढ़िए लेते हैं टाइम। 2 ही पन्ना है, ठीक है। दांडी मार्च के पहले तक का पढ़ लेते हैं। 5:25 हुआ है, नहीं तो गांधी नाराज हो जाएंगे। देखिए कहता है महात्मा गांधी 1922 से अब 1929 को देखिए। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब पूछेगा गांधी के असहयोग आंदोलन के वापस लेने का मेंस में तो कई कारण है। तात्कालिक कारण क्या था? तो चौरी चौरा एक छोटा सा कस्बा है जहां पुलिस स्टेशन था। उस पुलिस स्टेशन पर जो लोग निकले थे अहिंसक आंदोलन करने, वो आग लगा दिए जाकर के। इतना सा घटना पे गांधी इस आंदोलन को वापस ले। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। मतलब कि असहयोग आंदोलन को खत्म करके गांधी बोले कि अभी अब हम राजनीति में भाग नहीं लेंगे, हम रचनात्मक काम करेंगे। मेन था जनता से जुड़ना। समझ गए? उनको दिख रहा था कि ये काहे गोली चलाया, ये लोग क्यों आग लगाया, इसका मतलब मेरी बात वहां तक नहीं पहुंची। तो वो कहे कि हम रचनात्मक काम में भाग लेंगे। लेकिन वहीं जो कांग्रेस में इनसे उम्र के बड़े थे, मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, उन लोगों का कहना था कि नहीं, ऐसा करते हैं कि 1919 का जो एक्ट पारित हुआ है उसके आधार पे 1921 में चुनाव होने जा रहा है। तो अपने लोग उस चुनाव में भाग लेते हैं, जनता अपने साथ है ही, चुनकर भेज देगा और वहां जाके वायसराय के साथ जो भी करना है वाद विवाद वो हम लोग करेंगे। 20 के दशक के मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में मदद मिला। वो लोग वहां चुनाव लड़ गए, एक नई पार्टी बना लिए जिसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल। पार्टी है स्वराज दल। जनता को कंफ्यूज करने के लिए कि इसमें खिलाफत भी है आंदोलन और इसमें कांग्रेस भी है, हम लोग ये कह के ये नाम रखा। अब आइए 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफी उपयोगी साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 20 के दशक के मध्य के 2 महत्वपूर्ण घटना है। यानी 1920 के आसपास आरएसएस का गठन हुआ है। अब आइए भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं। कम्युनिस्ट कहता है कि लेबर की बात पहले करनी, मजदूर मालिक को मर क्यों न जाए, कोई लेना देना नहीं है, लेबर का संरक्षण करना। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम ही काफी है, राष्ट्र की सेवा अपने दम पे करने में स्वयंसेवक संघ। लेकिन अब वो राष्ट्र कहेंगे किसको, तो उस पर हेडगेवार साहब का क्या विचार है,
गोलवलकर साहब का क्या विचार है और मोहन भागवत का क्या विचार है। वो विचारधारा अलग है। हो सकता है वो कहें कि नहीं हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन जो बनाना चाहते हैं स्वयं सेवक अपने दम पे बनाएंगे, किसी सरकार का सहायता लेकर के नहीं बनाएंगे। ये मेन विचारधारा है आरएसएस का। अब आइए, उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इसी 1920 के दौरान भगत सिंह भी एक्टिव हो गए। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इसीलिए हम लोग आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं कि पहली बार भारत में स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को ये लोग झंडा फहरा दिया। कांग्रेस वाला का मजाक हो गया, मतलब दबाव था अंग्रेजों के ऊपर कि दबाव पड़ेगा उसके ऊपर, कह रहे ये लोग कहता है हम स्वतंत्र हो गए। तो उसके याद में हम लोग 26 जनवरी को प्रजासत्ताक दिवस मनाते हैं। अब देखिए, लेकिन ये सब हुआ कैसे, तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है। 1927 में जो हुआ वो ऐसे गलत नहीं था, लेकिन ऐसे गलत हो गया। कैसे? तो 1919 में जो एक्ट आया था उसमें सरकार ये वचन दिया था कि हर 10 साल पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और कैसे बना सकें इसके लिए हम एक कमीशन बिठाएंगे। तो 1929 में एक कमीशन बिठाना था, तो 27 में साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन बिठाया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा साइमन कमीशन। अब इसमें 7 मेंबर था और 7 मेंबर अंग्रेज था, भारतीयों को लिया ही नहीं गया। अब 1927 में भारतीय को नहीं लीजिएगा तो आपका कैसे कोई भी कमीशन माना कि सफल होगा। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया व्हाइटमैन कमीशन और उसके बाद लोग नारा लगा दिए गो बैक कमीशन, साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन। और इसी के विरोध के समय लाला लाजपत राय जो हैं पुलिस के लाठी चार्ज में घायल हो गए और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। उनको हार्ट पे, यहाँ पे पुलिस के द्वारा 8-10 लाठी लगा था, तो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने के समय वो यही बोल कर गए कि ये जो हम मर रहे हैं ना, तो मेरे ऊपर जितनी लाठियां पड़ी है वो एक एक लाठी अंग्रेज का कोफिन जो ताबूत है उसमें जो लोग ऐसे खिल्ली ठोकता है ना, मतलब अंग्रेज की मृत्यु हो जाएगी इस सरकार की, कोफिन में बंद करना है। लेकिन उसके पहले जो कोफिन बनाते हैं तो उसमें खिल्ली ठोकते हैं ना, तो एक लाठी एक खिल्ली है, एक लाठी एक खिल्ली है। तो वो ये स्टेटमेंट दिए थे, ठीक है। तो यही इस साइमन कमीशन के बारे में आपको बता रहा है कि 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शन के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था गो बैक साइमन या साइमन गो बैक। देखिए, कल जो कहानी सुना यही भगत सिंह लिखे हैं कि कल इन सुनाए थे कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। आप जो जोर जोर से हल्ला कर रहे हैं स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बहरे लोग हैं, उनको नहीं सुनाई देगा। तो इनकलाब जिंदाबाद इनका नारा है। यही आम आदमी पार्टी वाला बोलता है। उसको बुला पूछिए कि फांसी चलाए तुमको, तुम अगर हो तो। अब सुनते, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन और अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूर और किसानों की क्रांति चाहते थे। यानी जरा सा अगर बीजेपी के सिद्धांतों से मेल खाता तो भगत सिंह को आम आदमी पार्टी के पाले जाने नहीं देता। ध्यान रखिएगा, जो सरदार पटेल साहब को हाईजैक कर लिया है, हम प्योर कांग्रेसी को भाजपाई बना दिए ये लोग, वो इनको जाने देता। यही है कि इनका सिद्धांत दक्षिण पंथी पार्टी मान ही नहीं पाएगा। दक्षिण पंथी कोई भी हो,
भाजपा दक्षिणपंथी पार्टी आता है, माना जाता है, राइटिस्ट। तो राइटिस्ट पार्टी कभी भी अमीर शोषक वर्ग से लड़ने की बात कर ही नहीं सकता। वो अडानी को पैसा देगा ही देगा, उसकी विचारधारा ही यही है, ये ध्यान रखना। वो मोदी नहीं दे रहा है। भाजपा की जो मूल बायलॉज है उसमें मूढ़ीवाद छुपा हुआ है, वो आपको मानना ही है उस चीज को। अब आइए क्या कहता है, इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। जीपीएससी के पीटी में कितना गला फाड़ा था सब कोचिंग वाला कि देखो मेरे यहाँ से क्वेश्चन फंसा है, देखो मेरे यहाँ से फंसा। यही लाइन था कि भगत सिंह द्वारा स्थापित पक्ष नु नाम सूचे, ABCD, समझ गए, इतने नाम था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन, अब बीच में जो ये सोशलिस्ट लिखा है यही बीजेपी को मेल नहीं खाएगा। समाजवाद नहीं चाहिए, इसमें मोदी की नहीं गलती है, उस पार्टी का बायलॉज है, हर पार्टी का अपना विचारधारा होता है। तो अब आइए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी। लाला लाजपत राय के ऊपर जो सैंडर्स नामक पुलिस ऑफिसर था जो लाठी चलाया था, उसको जो है ये लोग अदालत से निकलते ही बाहर जैसे बुलेट पर बैठा धाराशाही कर दिए लोगों को। अब आइए अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। अभी वाला संसद, समझ गए। इसीलिए कहते हैं कि हिम्मत होना चाहिए, माथा टोपी पहन लेने से भगत सिंह थोड़े हो जाएगा। आप जरा सोचिए कि पार्लियामेंट का सुरक्षा क्या होगा, और वो वाला पार्लियामेंट जिसमें कि वायसराय आके रोज बैठता है, उसमें घुस करके बम फेंकना, जरा सोच के देखिएगा कि कितना इंटेलिजेंट होंगे अपने समय में। अब देखिए कहता है कि क्रांतिकारियों ने अपने परिचय में कहा था कि उनका मकसद किसी को जान लेना नहीं था। उस बम के फेंके जाने से कोई नहीं मरा, किसी के शरीर पर वो नहीं फेंके थे, वो कोना में फेंके थे। उसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरा मकसद हिंसा नहीं है, आप इसको गलत समझ रहे हैं। बाहरों को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए गए भयानक शोषण से अवगत कराना था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल की थी। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े, इसको लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए 1922 से 1929 की घटना है। जितना बेसिक क्वेश्चन का आंसर चाहिए ना, सब एनसीईआरटी में। लिखिए 1922 में किसानों की भीड़ के द्वारा चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला करने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब आगे लिखिए, ये पूरा हो गया, इसमें कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे लिखिए असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम की शुरुआत की। फिर लिखिए ये हमको मालूम है 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी बना है, बट आपको तो आप ही के क्लास के हिसाब से पढ़ाए ना। लिखिए 1920 के दशक के मध्य, देख रहे हैं ना, 1920 का दायका यानी 20 से 30 10 साल, उसके मध्य 1925 के दशक के मध्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस की स्थापना।
1927 में साइमन कमीशन को भारत भेजा गया, जिसके विरोध में गो बैक साइमन का नारा लगाया गया। साइमन गो बैक, साइमन वापस जा। इसमें अंग्रेजों के लाठी प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। फिर लिखिए 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। छब्बीस जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। फिर लिखिए 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। सत्रह दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स की हत्या कर दी। आठ अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। तेईस मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब अगले क्लास में देखेंगे। सबसे बड़ा